जरदारी साहब की बात से लग रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की है, नून लीग इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, उनसे मामला नहीं संभले, लेकिन जरदारी साहब ऐसा नहीं चाहते। नून लीग भी ये नहीं है कि कल इलेक्शन कराने जा रही है। साबिक वज़ीर इत्तलाआत वो तारीफ़ कर रहे हैं समी साहब की कि जनाब हम भरपूर उनकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं। इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह ना कहने के इल्ज़ाम में किसी ना किसी का प्रोग्राम बंद कर देती थी। उस वक्त फवाद चौधरी को हया और शर्म नहीं आई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि मुत्तहिदा हुकूमत के लिए इक़्तिदार रहमत की बजाय ज़हमत बन गया है। इंतखाबात कराएं या फिर असम्बलियों की मुद्दत पूरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुआशी बदहाली का बोझ भी नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा है। मसाइल अंबार हमालिया बनता जा रहा है, लेकिन इस गठड़ी को संभालने के लिए मुश्किल फैसले करने की हिम्मत नहीं हो रही। नून लीग को समझ नहीं आ रहा कि उसे वजारत उज़्मा दी गई है या फिर मुश्किलात के समंदर में धक्का दिया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान को पिछाड़कर मुत्तहिदा हुकूमत तो बना ली गई, मगर सारी जमातें मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी, बल्कि खुद मुश्किल का शिकार हो गई हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, बड़े बड़े जलसे हुकूमत पर दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनका बयानिया शहर शहर घर घर पहुंच रहा है। ऐसे में तजर्बाकारों को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चलाएं या इलेक्शन कराएं। दूसरा, इस पर इख्तलाफात भी सामने आने लगे हैं। आज ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नवंबर से पहले इलेक्शन कराने का इंदिया दिया। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आज ही ये कह दिया कि इंतखाबी इस्लाहात और नैब रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। नून लीग से यही बात हुई थी। हुकूमती इत्तेहादियों के इन मुतज़ाद बयानात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस अहम मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर नहीं। पहले भी ये बात होती रही है कि पीपल्स पार्टी ने महारत से खेलते हुए नून लीग को फंसा दिया है। हालात व वाक़यात को देखते हुए ये अब दुरुस्त लगने लगी है। तजर्बाकारी के दावे करने वालों को समझ नहीं आ रही कि वो बिगड़े मामला को कैसे सुलझाएं। वो जो भी काम करते हैं उसका उल्टा असर और तासुर अवाम में जा रहा है। इस मुश्किल से कैसे निकले, शायद यही मशवरा करने नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के अरकान को लंदन बुलाया है। लेकिन इस पर इतराज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में क्यों किए जा रहे हैं। इसका जवाब भी नून लीग को देना है, पीपल्स पार्टी को नहीं। देखना यह भी है कि आज जरदारी साहब ने मईशत को संभाला देने का जो प्लान बताया है, क्या नून लीगी क़यादत इस पर राजी होगी। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि यह प्लान भी नून लीग को मजीद फंसाने का चक्कर है, क्योंकि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं इसके फौरी हल का कोई इम्कान नहीं। शायद इसीलिए नून लीग की तरफ से फौरी इलेक्शन के इशारे आने लगे हैं। अगर नून लीग ऐसा कोई फैसला करती है तो फिर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या सारी जमातें इमरान खान के मकबूल बयानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, जरदारी साहब की बात से लग रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की है कि ये इस्लाहात नैब और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं करने, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। अभी मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से खिताब कर रही थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी जितना बिगाड़ दिया इमरान खान ने, 2-3 साल चाहिए। मैं इत्तेहादियों से, नून लीग से कहती हूँ कि इमरान खान को अवाम में जाने दे। इसका मतलब है नून लीग इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, उनसे मामला नहीं संभले, लेकिन जरदारी साहब ऐसा नहीं चाहते। आप क्या देख रहे हैं? एक तो ये है कि नून लीग भी ये नहीं है कि कल इलेक्शन कराने जा रही है। उसके सामने ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी तरफ जरदारी साहब ने निशानदेही की है। इलेक्शन की इस्लाहात और जो है वो इसके अलावा उन्होंने मईशत की तरफ भी देखना है। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफा जो आ गया है इंटरव्यू और उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला कर दिया है कि जी हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन में और आज के दिन में एक वक्त हायल है और वक्त हम देखेंगे कि कितना वक्त हायल है। ठीक है। लगारी साहब की तबीयत कुछ नासाज भी है, इसलिए लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप हमारा साथ दे रहे हैं। नूर आरफीन, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का बयान भी आपके सामने है। नवंबर से पहले नई हुकूमत भी आ सकती है, वो ये कह रहे हैं, और यानी निगरान हुकूमत भी आ जाए और इलेक्शन भी हो जाए। इतने कम वक्त में क्या ये मुमकिन होगा? अभी मरीम नवाज साहिबा ने अभी जिस तरह जलसे से खिताब किया वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि नून लीग अब किसी तरह से चाहती है जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये मुश्किल फ़ैसले वो नहीं ले पा रहे कि IMF के पास जाएँ। IMF कह रहा है 7,200 अरब रुपये आपने इकट्ठा करना है, टैक्स बढ़ाने हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। नून लीग वाज़े तौर पर ये नहीं करना चाह रही। ये निगरान
हुकूमत को करना पड़ेगा, वरना तो ये मईशत तबाह हो जाएगी। तो कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। जरदारी साहब भी पीछे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, तय यही हुआ था कि जनाब रिफॉर्म्स होंगी, रिफॉर्म्स के बगैर नहीं। नून लीग इसके बगैर निकलना चाह रही है। अब नून लीग जो कुछ भी करना चाह रही है अकेले तो वो नहीं कर सकते। बहरहाल इत्तेहादियों को उन्होंने साथ लेकर के चलना होगा। उनको मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पे लूप में लेना होगा, उनकी कंसेंट उनको चाहिए होगा। आसिफ अली जरदारी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि उनके लिए इलेक्शन इस वक्त, जब तक इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो जाते, काबिल कबूल नहीं होंगे। ऐसे वक्त में ये सब शोशेबाजी छोड़ना ख्वाजा आसिफ ने जो आज किया है, या आप जो बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ की जो टोन है उससे जो आपने अख्ज़ किया, मुझे लगता है कि ये महज वक्त गुजारी का एक ज़रिया है, एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा करके और अपने दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। एक बात मैंने मरीम की अभी पढ़ी जी, उन्होंने कहा पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। अब ये जुमला ख़ुद काबिल गिरफ्त है कि पाकिस्तान अगर वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है तो हुकूमत इस वक्त जलसे जुलूस करने में क्यों वक्त बर्बाद कर रही है। नवाज़ शरीफ अपने असल दिमाग इसाक डार को बगल में दबा करके लंदन में क्यों बैठे हैं। पूरी की पूरी हुकूमत या हुकूमत के चंद अफराद, चंद अमायदीन इस वक्त लंदन जा कर के सर जोड़ के क्यों बैठे हैं। इस एक ग्राउंड पे आकर के जहाँ के हालात ख़राब हैं, जहाँ मरीज़ वेंटिलेटर पे है, उसको सेहतियाबी की, शिफायाबी के लिए कोशिशें क्यों नहीं हो रही। क्या मरीम नवाज़ के जलसों से खिताब करके इमरान खान के उस एक बयानिए का मुकाबला करना ही दरअसल तमाम मसाइल का हल है, या मसाइल का हल किसी और तरीक़े से होगा। दो एक बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी जी, आपने कहा इमरान खान का जादू सर चढ़ करके बोल रहा है। इसमें भी मेरा एक शेर अगर आप बर्दाश्त करना चाहें तो मैं सुना देता हूँ कि हम जो बर्बाद हैं इतने नाशाद हैं, हम जो बर्बाद हैं इतने नाशाद हैं, इसमें थोड़ा करम तो तुम्हारा भी है। अगर पाकिस्तानी मीडिया को मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तानी मीडिया का करम है जिसकी वजह से इमरान खान का जादू सर चढ़ कर के बोल रहा है, वरना इमरान खान के बयानिए में ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी की बात है, मैंने परसों ट्वीट भी किया था, इमरान खान एक दिन में 50 जलसे कर लें, लेकिन क्या इमरान खान के पास जलसे में अपनी 4 साल 3.5 साल कारकर्दगी बताने के लिए 3.5 मिनट हैं? 3.5 मिनट में इमरान खान अपने हुकूमत की कारकर्दगी बयान कर सकते हैं? तो अच्छा, आज चूँकि ज़्यादा बात आपसे होगी, लगारी साहब को हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। उनसे हमने ख़ास तौर पर चोलिस्तान के हवाले से ज़रूर कोशिश करेंगे बात करें कि इस तबीयत की नासाजी के बावजूद वो इतना जो इंसानी इल्मिया हो रहा है उस पर आवाज़ मुसलसल उठा रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं उनके पास आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है, वो तो चाह रहे हैं कि कोई वो हल निकाल लेंगे। अब ये मरीम साहबा जिस तरह बात कर रही थी अभी जलसे में, तो वो तो इमरान खान साहब पर मलबा डालकर निकलना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इनके सामने था सब कुछ कि जी पेट्रोल सस्ता किया, जो भी था। ऐसा तो नहीं है, जरदारी साहब के पास हुकूमत है सिंध में 14 साल से, उनको भी पता था क्या हालात हैं, किस तरह हो रहा है, ये सोच समझ कर आए थे। ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है सब। अब MQM या दीगर लोगों का, या वो जो लोटे मुनहरिफ हुए, उनका क्या होगा जो कहते थे महंगाई ने कमर तोड़ दी, MQM छोड़कर चले गई। आज कराची में जितनी महंगाई है वो रिकॉर्ड टूट गए हैं, और मैं जितना उस पर स्टडी किया वो कह रहे हैं जी इंतजामी तौर पर मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि अभी तो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ठीक है, महंगाई का और मतलब और कई और पहलू हैं, मगर इंतजामी तौर पर जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आ रहा। तो ये किस तरह से लोगों को जवाब देंगे? क्या जरदारी साहब को वजारत उज़्मा दे दी जाए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन वो ले आएंगे? अच्छा, मैं महंगाई के मौजू पर एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा। महंगाई जब मैं चीखा करता था उस वक्त इमरान खान साहब बाकायदा टेलीविज़न पे आकर के धड़ल्ले से और कहा करते थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उधर इमरान खान कहते थे, इधर अली जैदी और दीगर तबलची जो हैं वो उनकी इस बात को लेकर के और फ़ौरन फ़्लाइट लेना शुरू हो जाते थे। उसके बाद फिर हमें ऐसे ऐसे ममालिक के नाम गिनवाए जाते थे जो शायद आपने या मैंने पैदा होने के बाद पता नहीं सुने कि नहीं। आपने कभी बेल्जियम का नाम सुना था? मैंने एक मरतबा हॉकी के मैच में सुना था जब बेल्जियम को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। इमरान खान साहब ने हमें बताया उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे कि अगर आपको महंगाई ज़्यादा लगती है तो आप बेल्जियम की तरफ देखिए। गज़ब खुदा का, मारू घुटना फूटे आँख। इमरान खान के दौर में अवाम पर महंगाई का जो बम गिराया गया, महंगाई का हर दूसरे दिन जो बम गिराया जाता रहा, इमरान खान के दौर में चिकन 550 और 600 भी बिका,
इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ अफजूं तरक्की, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, तरक्की ही मत समझ लीजिएगा, रोज़ अफजूं तरक्की की जानिब गामजन रही। इमरान खान के दौर में बिजली की कीमतें हर दूसरे दिन बढ़ाई जाती थी, और ऊपर से इमरान खान साहब का इरशाद गरामी है, जी जी, वो कहते थे। अच्छा, आप मुझे रोकना चाह रहे हैं? जी, मैं अब लगारी साहब को बीच ला जा रहा हूँ, लेकिन इसका हर ये मतलब नहीं होता कि बीच में थोड़ा सा मैं अगर लुकमा देता हूँ, उसका मतलब कि अगर बात जो है ना वो अब जुमला आप मुकम्मल कर ले, कम से कम इतना ना मुझे ऑन एयर जो है लोग कहेंगे भाई ये टोक देता है, आप वहीं पर रुक जाते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन जुमला ज़रूर मुकम्मल कर लिया करें। लगारी साहब, क्या नून लीग खुद से फैसले ले सकती है? मरीम साहबा तो अब जलसे में सुनाकर चली गई कि जी ये हालात ठीक नहीं हो सकते, 2-3 साल चाहिए, मैं कहती हूँ कि जाने दो इमरान खान को अवाम में, यानी इलेक्शन की तरफ जाने दो। क्या खुद से ये फैसले ले सकते हैं कि भाई बगैर हम इस्लाहात किए जा रहे हैं इलेक्शन में? ज़ाहिर है वो एक आज़ाद पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने तौर पर जो भी फैसला करना चाहें कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम कहते हैं कि चलें आप इलेक्शन में चले जाएं, हम ये भी कहते हैं कि आप इमरान खान को जितवा दें, हम ये भी कहते हैं कि इमरान खान को अक्सरियत दिलवा दें, मगर फिर क्या होगा? इमरान खान तो वही कुछ करेंगे ना पिछले 3.5 साल में किया था। उनने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, उन्होंने मईशत को तहस नहस करके रख दिया, और उन्होंने माफियाज़ को अपने साथ रखा, और माफियाज़ ने जो लूट मार की है पाकिस्तान की तारीख़ में, ऐसी लूट मार की मिसालें नहीं मिलेंगी। सही। तो ये जनाब इमरान खान अगर इलेक्शन के नतीजे में दोबारा आ भी जाते हैं और वो मगर इक़्तिदार भी संभाल लेते हैं, तो फिर क्या होगा? लेकिन लगारी साहब 2 बजट पाकिस्तान, क्या ये सब मिलकर, ये जमातें, इत्तेहादी जमातें 2 बजट में भी हालात कुछ संभाल नहीं सकती कि ये अब निकल रहे हैं यहाँ से? एक बजट ये, अगला बजट 1.5 साल इनके पास है, इसमें कुछ तो सम तो दुरुस्त कर सकते हैं। नहीं, असल मसला ये है कि इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया है जनाब इमरान खान साहब ने, और इस मईशत को तबाह किया है जनाब इमरान खान साहब ने, और लोगों को नाने शबीना के लिए मोहताज किया जनाब इमरान खान साहब ने, और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को सर्व किया जिसका नाम माफिया था। जो गरीबों के लिए उन्होंने कोरोना के दौरान जो इमदाद की वो 1 खरब कुछ थी, लेकिन अपने माफियाज़ के लिए 12-13 खरब की जो है वो उनके लिए रियायतें रखी, और उनकी मईशत को संभाला देने के लिए 12-13 खरब तक चले गए थे। ये बिल्कुल हमारी कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इन्होंने ये किया था। तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया जी, और इनके बाद डिलीवरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। सही, ये बयाना चल गया, चलें भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका बयाना चल गया जी, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आपका बयाना आ गया, आप इलेक्शन जीत गए, अच्छा, फिर क्या करेंगे? सही। अच्छा, अब अगली खबर जो है समी इब्राहिम साहब वाला मामला। नूरुल आरिफीन, जिस तरह समी साहब हमेशा सही बात करते रहे, पिछले वज़ीर इत्तलात जो थे उन्होंने भी जो किया, केसेस वगैरह का मामला हमने देखा, आज वो मौसूफ जो है साबिक़ वज़ीर इत्तलात वो तारीफ़ कर रहे हैं समी साहब की कि जनाब हम भरपूर उनकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है वो केसेस बना रही है। ये किस तरह से ये साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो देखिए क्या कर रही है। तो ये तो कम से कम ये कोई 1.25 महीना गुजरा, उसमें जितने FIA के नोटिस इस हुकूमत ने भेज दिए हैं या जितने बड़े साफ़ियों के खिलाफ ये चल पड़े हैं, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ जितने इन्होंने मीटिंग्स की हैं मौजूदा वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ साहब ने साफ़ियों से, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जितनी इफ्तारियाँ करवा दी, डिनर करवा दी, मुलाकातें करवा दी, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, और ऐसे नोटिस की भी नहीं मिलती। अच्छा, वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। फवाद चौधरी शर्म से मावरा एक पैकर का नाम है, उनको नहीं समझ में आया था कि समी इब्राहिम एक सीजन्ड सीनियर जर्नलिस्ट का नाम है जो पाकिस्तान में अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के लिए मशहूर है। फवाद चौधरी उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, इमरान खान की हुकूमत आपके और मेरे सरों पर नाजिल थी। पैमरा नामी ये आफत जो हर दूसरे दिन इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह ना कहने के इल्ज़ाम में किसी ना किसी का प्रोग्राम बंद कर देती थी, किसी ना किसी चैनल को ऑफेयर कर देती थी। उस वक्त फवाद चौधरी को हया और शर्म नहीं आई थी, और आज फवाद चौधरी को नजर आ रहा है। पहले नाबीना हो गए थे पहले ये अल्लाह माफ करे अभी मैं कहूँ गिद्दू बंदर में रहते थे,
पहले भी बाकायदा वजीर थे ना, आज जो हो रहा है गिरफ्तार करने की कोशिश, आज तो गिरफ्तारी फवाद चौधरी के बारे में बात करने से आप मुझे न रोकें काइंडली। नहीं मैं रोक नहीं रहा, आपने बात की। मैं फवाद चौधरी को बाद में याद आया, फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया था, मैंने उस पर एक जवाबी ट्वीट भी दागा। उन्होंने गवर्नर सिंध के नाम के लिए नसरीन जलील के नाम दिए जाने पर वावेला किया। उन्होंने कहा कि कराची का आम जो है उसको तौबाला करने के लिए साजिश है। नसरीन जलील ने भारत को खत लिखा था फलाना। फवाद चौधरी नाबीने थे, अंधे थे, उनको उस वक्त नहीं पता था जिस वक्त वो मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग थे। उनको नहीं पता था जिस वक्त इमरान खान की गुजारिश है, हमने प्रोग्राम्स किए थे, आवाज उठाई थी, जरूरत थी। बिल्कुल सही है, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, बिल्कुल जो वो गलत कर रहे थे उस वक्त भी आवाज उठाई थी। अब समी इब्राहिम साहब वाला जो मामला है, लगारी साहब, इसमें ये जो गिरफ्तारी तक इनकी कोशिश थी मौजूदा हुकूमत की, अब जाहिर है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। आपको लगता है कि ये हुकूमत इससे पीछे हटेगी, जिस तरह से साफ़ी बरादरी सारी इकट्ठी हो गई है और जिस तरह अब आवाज़ उठी है कि ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के अच्छों को भी हटना पड़ेगा। पहली बात यह है कि बात क्या हुई, समी साहब ने क्या कहा, और ये कि कोई चीज़ अगर कही भी है क्या वो आइन के मुताबिक नहीं है, क्या आज़ादी इजहार के दायरे में नहीं आता है। जो कुछ उन्होंने कहा वो तो आज़ादी इजहार के लिए उसके दायरे में आता है। और हुकूमत क्या करना चाहेगी? जनाब समी इब्राहिम साहब को क्या वो गिरफ़्तार करना चाहेगी? तो उसे अंदाज़ा है कि क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, पाकिस्तान के सहाफ़ी किस तरह से उसको जो है वो रिएक्ट करेंगे। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मेरे ख़्याल में इनके जो इक़्तिदार के ज़वाल की बड़ी असबाब होती हैं वो ये होता है कि ये सहाफ़ियों के साथ छेड़खानी करते हैं, और जब ये सहाफ़ियों के साथ छेड़खानी करते हैं तो फिर इनका इक़्तिदार जो है वो जा रहा होता है और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है। मेरा ख़्याल ये है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी कि समी साहब को गिरफ़्तार करें, लेकिन बहरहाल ये एक तारीख़ में लिखा जाएगा कि इन्होंने इक़्तिदार में आते ही एक सीज़न जर्नलिस्ट को बाकायदा धमकी दी। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमें एक गैर जानबदार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। सही, जो कुछ मोहसिन बेग के साथ किया था वो भी PTI ने, वो भी अच्छा नहीं था, वो भी बहुत बिल्कुल वो भी बहुत बुरा था, वो भी शर्मनाक था, वो भी इंतहाई घटिया इक़दाम था। और ये जो हो रहा है इसे भी किसी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। सही, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान को क्लीन चिट मिल गई है, उनको बड़ी मुबारकबाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो कुछ और हैं, और उस हवाले से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला मुनहरिफ अरकान का क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो क्लीन चिट मिल गई, और कोई जो कौमी असम्बली में जितने मुनहरिफ अरकान हैं, ज़ाहिर उन्होंने वोट चूँकि नहीं डाला तो इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला सुना दिया है, लगता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि पहले ही रेफरेंस मौजूद है कि सज़ा का क्या होगा, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उस हवाले से जो रिमार्क सामने आए हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई, और वकील अज़हर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। 16 अप्रैल को PTI के अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और हमजा को वोट दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है, जिस पर अपनी राय नहीं दे सकते। अब फिर ज़ाहिर है कि मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट आएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ उधर हैं, काफ लीग के सरबराह खामोश हैं, एक बलूचिस्तान की पार्टी है, इनके लोगों का पता नहीं वो किधर हैं, आधी पार्टी उधर है आधी पार्टी इधर है, जिसकी चोरी होती है इसको मालूम होता है। इन पार्टियों के सरबराह अभी तक खामोश हैं। अब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुनिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है, इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है, मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूज़िकल चेयर चल रही है इसे ख़त्म होना चाहिए। लगारी साहब, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये जो म्यूज़िकल चेयर जिसको चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, ये रिमार्क्स हैं, ज़रा फैसला जो आएगा उस पर देखेंगे, और अभी रेफरेंस में है, फिर वो हुकूमत के पास जाएगा, वो उस पर क्या करती है ये हुकूमत ने देखना है। लेकिन कैसे इस म्यूज़िकल चेयर को रोका जाए? कोई फुदक का उधर चला जाता है, कोई फुदक कर इधर आ जाता है, पार्टी के अंदर ही आधी पार्टी उधर है आधी पार्टी इधर है।
हाँ, ये बहुत अच्छा अदालत ने भी फैसला दिया है और सूरत हाल को हम भी देख रहे हैं। मसला ये है कि एक पार्टी की मेजॉरिटी है, एक पार्टी बड़ी पार्टी है ऐवान में, हम सुबह असम्बली में बात करते हैं, वो अपने जो वज़ीर आला हैं उनसे इस्तीफ़ा दिलाती है और एक दूसरी पार्टी जिसके टोटल मेंबर जो हैं वो 10 हैं उन्हें खड़ा करती है लीडर ऑफ द हाउस के लिए। तो इस बात को पेश नज़र रखा जाएगा कि उन्हें अपनी पार्टी को छोड़कर एक दूसरी पार्टी जिसके टोटल 10 अरकान हैं और 300 साढ़े 300 के ऐवान में 10 अरकान की पार्टी को कैसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, ये भी एक सवाल तो होगा ना। बहरहाल ये सवाल तो अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी कोई फॉर्मली उनको बताया ही नहीं गया, लेकिन सबको पता था कि किस तरह वोट डालना है। अभी देखते हैं इसमें क्या फ़ैसला आता है। नूर आरफीन, इलेक्शन कमीशन ने तो जनाब क्लीन चिट दे दी है, तो ये तो जो मुनरिफ अराकीन थे उनके लिए तो बड़ा अच्छा ये हो गया, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मसला पंजाब में आ सकता है। पंजाब में ऑलरेडी इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी खप पड़ी हुई है ऑलरेडी। सदर मुमलिकत को लव लेटर लिख लिख करके भेजे जा रहे हैं, सदर मुमलिकत उनको मुस्तरद किए जा रहे हैं, शाही फरामीन जारी किए जा रहे हैं। आखिरकार अब ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो उन्होंने उसी तरह से पसूड़ी डाली हुई जिस तरह से पहले इमरान खान साहब का हुक्म आया था। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि सदर मुअज़्ज़म विफाक की अलामत होने के बावजूद भी इस वक्त और ये जो गवर्नर साहब हैं ये इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से एक्ट कर रहे हैं। मैं डे 1 से कहता चला आ रहा हूँ, हुकूमत के पास आइन के हवाले से हुकूमत के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत जिसके साथ काम करना चाहे उसको उसकी आज़ादी है। उन्होंने हुकूमत ने लिख करके देना है। हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जा कर के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करके भी आए, एक खैर सगाली मुलाकात। उस खैर सगाली मुलाकात की जो खबरें बाहर आई वो भी आपने देखा होगा। उनकी जो बदन बोली थी वो कितनी नेगेटिव थी सदर आरिफ अलवी की। जाहिर है कि ये उनकी करामात नहीं थी, ये हज़रत इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का दिया हुआ नुस्खा था कि जिसको आजमाया गया। अब आप कैसे चलाएंगे उमूर सल्तनत? विफाक में रफड़ डालने के लिए आरिफ अलवी की को निशानी के तौर पर छोड़ गए हज़रत हैंडसम, और वहाँ उमर सरफराज चीमा। आपको कैसे डिलीवरेबल्स को कैसे इंश्योर करेंगे? कल हमजा शहबाज की जो हजामत हमने बनाई अपने प्रोग्राम में गुलिस्तान वाले मामले के ऊपर, उस एक वाक़े से हट करके आप मुझे बताइए उमूर सल्तनत चलेंगे कैसे? मुनरिफ अराकीन का मामला यकीनन एक अहम मामला है, लेकिन उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई है मेरे ख्याल है उससे अफाका हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं हो रहा तो कल जो लगारी साहब ने फरमाया था, मैं उसी को दोहरा देता हूँ, परसों कि मुनरिफ अराकीन ने वोट तो नहीं दिए, मुनरिफ अराकीन ने कोई ऐसा काम फिल वक्त तक तो ऐसा नहीं किया इस वक्त तक की तारीख में कि जिसकी बुनियाद पर आप उनको फांसी पर चढ़ा देंगे। पार्टी आइन से या पार्टी की क़यादत से इनहराफ करना, उनके मंशूर से इनहराफ करना एक नासूर है। ये बात आपने मुझे सुनाई, बिल्कुल ठीक है, मैं माने लेता हूँ। लेकिन ज़िम्नन मैं एक बात गोशगुजार करना चाहता हूँ, पार्टी बड़ी है या मुल्क? आइडियोलॉजी आपके कप्तान की या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, जरदारी की वो बड़ी है या पाकिस्तानियत? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हर आदमी आइन की इंटरप्रिटेशन वो कर रहा है जो उसको अपने तई समझ में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे लोग बात किया करते हैं कि और नमाज के करीब मत जाओ, वे आगे भी तो पढ़ो। नशे और नापाकी की हालत में कुरान में ही लिखा है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी हर आदमी कर रहा है। मुन्नूर आलफिन, मुझे ये समझाइएगा कि जो लोग जिस तरह सिंध हाउस हमने देखा, माजी में हमने छांगा मांगा देखा, कोई पार्टी लीडर उसके खिलाफ मतलब साफ बता रहे हैं कि जनाब ये बुरा है, हम इसकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हैं, नज़र आ रहा है कि हम वोट जनाब इस तरह नहीं डालेंगे, मुंह से भी कह रहे हैं, चले वो मौका नहीं आया तो उसको हम क्या कहेंगे? मुनहरिफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो पार्टी के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, या तो फिर इस्तीफ़ा दे, ये बात भी आ चुकी है, इस्तीफ़ा देकर दोबारा आ जाए असेंबली में, उसका हिस्सा बन जाए, कोई नहीं उसको रोक सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। ज़मीन की आवाज़ बात को इस तरह तो इस्तेकाम कभी नहीं आ सकता। तौसीक कर देता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला भी पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये सिलसिला भी पहली दफ़ा नहीं हुआ। जरदारी साहब के दौर में वो जो बलूचिस्तान में ख़रीदो फरोख्त होती रही, सब ने देखा। नवाज शरीफ दौर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की एक तारीख है और उसी तारीख का ये एक तसलसल था
ये अगर गलत है तो उस दफा भी गलत था, ये उससे पहली दफा भी गलत था, और ये इस दफा भी गलत है, और ये अगली दफा भी गलत ही होना चाहिए। मसला तो ये है कि चीफ जस्टिस भी कह रही है नासूर है, इस्तेहकाम चाहिए मुल्क में। अभी भी हम जो दम इस्तेहकाम देख रहे हैं, इसी की वजह से हमारी मईशत तबाह हो रही है। ये 1970 से म्यूजिकल चेयर चल रही है, इसे खत्म होना चाहिए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तो इसका खात्मा होगा कैसे, यही तो बात है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बात गोश गुजार कर दूं, चीफ जस्टिस साहब का कहा सर आंखों पर। मैं एक बात अपने दिल की मैं अपनी कर रहा हूं, मुझे जो अपने तई सही लगता है। मुल्क की मईशत को खतरा हुक्मरानों की नॉन सीरियसनेस से भी है। अच्छा, हुक्मरानों की नॉन सीरियसनेस से भी है कि जो इक़्तिदार में रहते हुए उनको अवाम के मसाइल का वो इदराक नहीं होता, जो अपोजिशन में जाकर के उनके पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी बड़ी है, लेकिन पार्टी से बड़ा मुल्क है। अब मुझे ये बताइए कि जब नवाज शरीफ इक़्तिदार से दूर होते हैं तो उनको अवाम के लिए वो पछाड़े खा रहे होते हैं। जी। लेकिन जब इक़्तिदार का हुआ उनके सर पे बैठता है तो उनकी बेइज्जती भी वही, उनके कर्रोफर का भी वही आलम होता है जो इमरान खान के। अच्छा, तो फिर यहाँ किसके ऊपर आप तबर्रा फरमाएंगे? यहाँ किससे बात करें, किससे पूछें? वो कहते हैं किससे फरियाद करें, किससे मुंसिफी चाहें। यहाँ इमरान खान के बारे में बात की जाती है तो ये है कि जी इमरान खान साहब तब्दीली लेकर के आने वाले थे। इमरान खान साहब क्या तब्दीली लेकर के आए? मईशत को कितना बेहतर कर दिया इमरान खान ने, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कितना इजाफा कर दिया। हम नवाज शरीफ माजरत चाहता हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। चोलिस्तान की सूरत हाल, मवेशी हलाक हो चुके हैं और सूरत हाल ये है कि इलाका मकीन मजबूर हैं कि इलाका छोड़ दें। हुकूमत क्या कर रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। जब वोट मांगने हो तो सियासतदानों को आवाम की याद आ जाती है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत मिल जाती है तो कोई उन वादों को पूरा नहीं करता। और किसी ने अगर कोई काम किया भी हो तो फिर आने वाली हुकूमत उसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। चोलिस्तान के हवाले से हम तकरीबन रोज़ाना बात कर रहे हैं कि इंसानी अलमिया है, आफत ज़दा इलाका इसको करार देना चाहिए। वहाँ के रहनुमा ये कह रहे हैं सैकड़ों की तादाद में मवेशी मर चुके हैं। हमने आपको फुटेजेस भी दिखाई हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। ये पहले ही गरीब लोग हैं, ऊपर से खुश्क साली की आफत। और ये कोई अचानक नहीं आ गई, ये काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है। और जो इनके पानी के छोटे छोटे ज़खायर होते हैं जहाँ से जानवर भी और वहीं से इंसान भी पानी पी रहे होते हैं, बयान से बाहर है, देखा नहीं जाता। अब हाल ये है कि वो पानी भी खुश्क हो चुका है और इनके पास जो माल व असबाब जो कुछ भी होता है वो इनके मवेशी हैं, उसी से इनका रोज़गार भी जुड़ा होता है, सब कुछ वही होता है। वो मर रहे हैं, इनके पास अब पीने का पानी नहीं है, मजबूरन ये अब इलाका छोड़ें, अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, बेयारो मददगार हैं। अब एक अलमिया ये है कि इनको शनाख्ती कार्ड भी उस तरह से नहीं दिया जाता, यानी ये पाकिस्तान के शहरी भी उस तरह से नहीं होते, क्योंकि जी कभी इधर कभी उधर इनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है, हज़ारों साल से इस तरह जीते आ रहे हैं। लेकिन इनको क्यों नहीं ओन किया जाता? क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? इनको उस तरह से देखा क्यों नहीं जाता? सहूलियात क्यों नहीं दी जाती? यही सिलसिला हमने थर में भी देखा था। अब नूर आरफीन थर का मुझे याद आता है कि वज़ीर आला साहब होते थे सिंध के, उन्होंने कहा कि जी बच्चे तो मरते ही हैं, इसमें ऐसी क्या बात है, नहीं तो है, इंसान है, मर जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ाइयत की कमी है उससे मर रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ हमने सूरत हाल में बहरहाल मीडिया में मुसलसल बात की गई तो फिर हमने देखा कुछ सालों में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। उसमें जो फलाही इदारे हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। अब यहाँ चलें, अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो यकीनन हमारे यहाँ ऐसे इदारे मौजूद हैं कि उनको साथ मिलाकर बता दिया जाए, गाइडेंस दी जाए कि भाई जो लोग आना चाहते हैं ये इलाके हैं जहाँ पर आप किसी तरह से कोई पानी की सहूलत मैसर कर दें। सिर्फ पानी का अगर मसला हल कर दिया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़ाहिर है कि इनके मवेशी जो हैं उनको पानी मिल जाएगा, उनको खुराक मिल जाएगी, तो इनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। उसामा, जो बात आपने की सिंध के हवाले से, ये एक तारीख़ है, ये एक ऐसी अंदोनाक किस्म की, या आप इसे बल्फाज दीगर शर्मनाक किस्म की तारीख़ भी कह सकते हैं, जिससे इनहराफ या सरफ़ नज़र किसी तौर मुमकिन नहीं है। आपने शायद, आपको याद होगा, अगर मैं याद दिलाऊं, थर के सहरा में ऐन उस वक्त के जिस वक्त बच्चों की लाशें उठाई जा रही थीं, उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वलवला अंगेज़ क़यादत की नाक के ऐन नीचे बाकायदा एयर कंडीशनड तंबू लगा करके और बाकायदा कई डिशों का जो है वो मेन्यू सर्व किया गया था। दुनिया ने वो तमाशा भी देखा था। सिंध हो या पंजाब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सियासत के सीने में,
दिल नहीं होता। मैंने कल भी बात की थी, आज दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब की प्रायोरिटी ये है कि वो शादी ब्याह में वन डिश के पीछे पड़े हैं। यहाँ सिंध में हमने एक ऐसा आईजी देखा जो बनाया तो आईजी गया था, लेकिन अचानक से वो वज़ीर सेहत बन गया। वो लोगों के गुटके, छालिया और मावे वगैरह पकड़ करके अपने आप को वज़ीर सेहत डिक्लेयर करवाने के फेरे में था। यहाँ पाकिस्तान में जी ये एक बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है कि जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का नामवर गवैया होता है। जो जिसे नाबीना डिक्लेयर कर देना चाहिए वो क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाता है। यहाँ सीखने सिखाने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के मुआवजे दे करके, और यहाँ रियासत पाकिस्तान के खर्चे पर ये जो हातिम ताई की कब्र पे लात मार के हम लोग ये सब काम करते हैं। चोलिस्तान में ये जो वाक़या हुआ है ये कोई पहली मरतबा हो रहा है। लगारी साहब मुतवातिर इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लगारी साहब इस पर चश्मकुशा हक़ाइक़ रोज़ सामने लेकर के आ रहे हैं। आपके ख्याल में टीवी या सोशल मीडिया के मीडियम से ये सब चीज़ें हुक्मरानों तक या जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचती नहीं? मैंने एक बार पहले भी कहा था, बहुत ही इज़्ज़ के साथ मैं इसे दोबारा दोहराने की इजाज़त चाहता हूँ, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगर इश्यूज़ सॉल्व कर दिए जाएं तो फिर इलाके के चौधरियों को, वडेरों को, साइयों को, MNAs को, MPAs को, वज़रा को, पार्टी लीडर्स को कौन पूछेगा? जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा ये वोटर क्या कम है? यानी इनके भी तो वोट होंगे, या इनको यानी वोट नहीं डालते इसलिए उस तरह की सहूलत नहीं होती, इसलिए इनको नहीं देखा जा रहा? काश ये उस तरह वोटर होते या तादाद में इतनी बड़ी तादाद में होते कि इनका शायद ख्याल किया जाता। ये तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बेहिसी है कि अगर इस तरह से इनको इंसान न समझा जाए। नहीं उसामा, वोटर की बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए ना, वोटर को कौन लिफ्ट कराता है? उनको भी नहीं, सही बात। वोटर को कौन लिफ्ट करा रहा है? या जो वोट दे रहे हैं उनके अंगूठे जिनके काम आते हैं, ये सिर्फ अंगूठे चलाने के तो काम आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब आप वोटर को पीने का साफ पानी दे रहे हैं? अब एक और जो बात हमने करनी है, आरफीन नामा में अमेरिका से फिर तरदीद आ गई है। इमरान खान साहब जो मुसलसल बात कर रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं कि जी नहीं हमने कुछ नहीं किया। अगरचे कौमी असम्बली में अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके जी मुदाखलत हुई, हमारे सफ़ीर ने कहा। अब एक बात हमारा सफ़ीर कहता है, उस पर हमने डिमार्श भी किया, अमेरिका कहता है जी हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, साजिश तो दूर की बात है। वो तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं, कोई लहजे की बात माने या इस मुरासले को ही माने। अब नूर आरफीन हम किसकी माने? अमेरिका सच्चा है, ईमानदार है, दयानतदार है, जमहूरियत का, इंसानी हुकूक का अलम बरदार है, वो कोई बात गलत नहीं कर सकता। क्या कहें, किसकी बात माने, कौन सच्चा है? भाई फ़ी ज़माना जो तारीख़ है, जो कड़वी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल आप इसे तरदीद इसकी नहीं जारी कर सकते। वो ये कि अमेरिका माई बाप है। मैं और आप अगर इससे इनकार भी करें तो बहरहाल अमेरिका उनका माई बाप ज़रूर है जो मेरे और आपके सरों पर हैं, जो यानी ताकत के ऐवानों में हैं। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है, इससे सरफ नज़र करना हिमाकत होगी। मैं 50 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मगर इमरान खान के सामने भारत तो रूस से तेल ले रहा है। भारत का भी माए बाप उस तरह बना हुआ है, मोदी उसके आगे तो नहीं कुछ कर सकता। वो जब अमेरिका गए, चाहे ट्रंप हो चाहे अभी बाइडन हो, उनकी बात मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अपनी मनवाते हैं। रूस से S-400 भी ले लेते हैं, रूस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे ही हुक्मरान बिल्कुल ही गुलामी की तरफ क्यों चले जाते हैं, या इनकी मजबूरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल पूछ के खुद इसका जवाब भी दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हुक्मरानों से ज़्यादा मजबूर कौन है? ये बेचारे सिर्फ गाड़ियों के हूटर से आपको शशके दिखाते हैं। ये इनके आगे पीछे ये जो गार्ड्स और ये जो फौज ज़फ़र मौज जो हम देख रहे होते हैं, ये इनके आगे पीछे साहब लोग, ये सिर्फ बेचारे इन्हीं के ऊपर चल रहे होते हैं। आपके ख्याल में ये कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं? अब आप देखिए, अब बस यही कसर रह गई है कि अमेरिका बहादुर पश्तो में इमरान खान के सामने हाथ बांध करके रो पड़े। मुझे पश्तो आती नहीं, वरना मैं पश्तो बोल के बताता। अमरीकी अब सिर्फ पश्तो में रो रो करके ये कहना बाकी रह गया है कि अल्लाह रसूल का वास्ता, खुदा वास्ते ये हमारी बात पे यकीन कर लो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अमेरिका को ये तारीख़ी सुबकी और हज़ीमत जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनके बाद ये वाहिद पाकिस्तानी है हमारा इमरान खान हैंडसम, जिसने अमेरिका को शिकस्त फाश इन्वर्टेड कॉमाज में दी है। आप देखिए, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। अमरीकी फरमा रहे इमरान खान के इल्ज़ामात प्रोपेगंडा, नाक़िस मालूमात और झूठ पर मबनी है। अब इसमें से कोई बात खबर नहीं है। प्रोपेगंडा, आधे से ज़्यादा मीडिया अपने प्रोपेगंडे पे लगाया हुआ है। सोशल मीडिया
सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को कह लो, फेसबुक कह लो, यूट्यूब कह लो, वीलॉगर्स की फौज जफर मौज कह लो, ये सब इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बनाने के, वली अल्लाह बनाने के चक्कर में लगी हुई है। इसमें क्या दो राय है? क्या इससे इनराफ मुमकिन है? नाकिस मालूमात। अच्छा, इमरान खान के पास कौन सी ऐसी मालूमात? माफी चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया है। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।